हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपके साथ मेरी मुलाकात होने जा रही है, बेसिकली उसके अंदर हम खास तौर से चैप्टर नंबर 5 का जिक्र करेंगे, जो सीआरपीसी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखें, तो इस चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्ट ही है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर या एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पर एक तरफ पुलिस के राइट्स बताई गई हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ड्यूटीज़ का भी जिक्र किया गया है, और वहीं तीसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर रहे हैं या जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, उसके प्रति उनके क्या क्या दायित्व हैं या उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो आइए हम वन बाय वन करके उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, और इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर की कि इस चैप्टर के अंदर डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि सेक्शन 41 के क्लॉज ए में किस बात का जिक्र किया गया है, या 41 क्लॉज बी किस बात का जिक्र करता है, या वो कौन से प्रोविज़न है जहां पर एक अरेस्टेड व्यक्ति को भी अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंटरोगेशन के दौरान अपने वकील साहब से भी मुलाकात कर सकता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि एक तरफ आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, और वहीं दूसरी तरफ आपको उस कॉन्सेप्ट का एप्रोप्रिएट सेक्शन नंबर भी पता होना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो ये बात करता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया का जिक्र किस चैप्टर के तहत किया गया है। तो वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी हेडिंग कहती है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, यानी कि यहाँ पर एक पुलिस और एक अपराधी के बीच क्या राइट्स, क्या ड्यूटीज़, क्या लायबिलिटीज़ हैं, इन सभी का जिक्र किया गया है। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जहां पर पुलिस को बताया गया है कि आप किस किस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, और उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ों का पालन करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो ये बात करता है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के जुडिशियल वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पर अगर 41 की आप हेडिंग देखेंगी, तो यहाँ पर मे वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो 41 को पूरे के पूरे 2 सब क्लॉजेस में डिवाइड किया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि 41 का जो क्लॉज 1 है वो अपने अंदर सब क्लॉज ए से लेकर सब क्लॉज आई तक के प्रोविज़न को कंटेन कर रहा है, जो कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां पर आपको ये पता चलेगा कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और उसी में से कुछ बातों का जिक्र किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पे अगर पुलिस को लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को इस वक्त गिरफ्तार नहीं किया तो ये कोई दूसरा ऑफेंस कमिट कर सकता है, और इस व्यक्ति का पुलिस कस्टडी में या कस्टडी में होना निहायत ही ज़रूरी है हमारे इन्वेस्टिगेशन के नज़रिए से। या अगर मैंने इसको गिरफ्तार नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि ये एविडेंस को और विटनेस को इंड्यूस और टैंपर कर सके। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स 41 के क्लॉज 1 के ए से लेकर आई तक में जिक्र किया गया है, जहां पर उन आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो बेसिकली ये एक पुलिस वालों की ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र करता है कि जब एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस दौरान उसके तरफ से बेसिक फॉर्मेलिटीज़ क्या होनी चाहिए, जिसका जिक्र 41 सेक्शन के तहत किया गया है, जहां पर कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में अगर उस व्यक्ति को किसी घर से उठाया जाता है या उसकी किसी लोकेलिटी से उठाया जाता है तो वहाँ के लोगों को भी इंटीमेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसके भी सिग्नेचर आप उस मेमोरेंडम पे ज़रूर करवाएंगे, यानी कि ये एक प्योरली प्रोसीजर है। इसके अलावा जो सेक्शन 41 का क्लॉज सी है वो ये बात करता है कि जब कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस जिले के
डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों लेवल पर इंटीमेशन भेजा जाता है कि किस व्यक्ति को किस धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को किस पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर भी मेंशन होता है, जिसकी जानकारी समय समय पर अपडेट की जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर एक प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि संज्ञेय प्रकृति का है, यानी कि गंभीर नेचर का है, और उसके अंदर जमानत देना पुलिस के बस की बात नहीं है, वहां पर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में अगर एक प्राइवेट व्यक्ति के सामने भी कोई दूसरा व्यक्ति ऑफेंस करता है और अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ही है, साथ ही साथ वो नॉन बेलेबल इन नेचर का है, तो प्राइवेट पर्सन भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बात करता है कि प्रोटेक्शन का वर्ड यहां पर जिक्र किया गया है। सेक्शन 45 जो है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां पर प्रोटेक्शन वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको प्रिविलेज दी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर अपनी किसी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं, तो उस दौरान उनके खिलाफ बेवजह का प्रोसिक्यूशन इनिशिएट ना हो, इस नज़रिए से उनको सेक्शन 45 के तहत प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है, जिसका जिक्र 45 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में किया गया है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 54 की बात करें तो ये खास तौर से बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन की, और मेडिकल एग्जामिनेशन उस व्यक्ति की जिसको कि जस्ट अभी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जब आप एग्जामिनेशन पढ़ ही रहे हैं तो 53 सेक्शंस को भी आप पढ़ लीजिएगा, 53A को भी देख लीजिएगा और 54 को भी देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 53 में जहां एक तरफ अपराधी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है, वहीं 53A में रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है और 54 में अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो तीनों ही सेक्शंस में एग्जामिनेशन की बात तो की गई है, लेकिन सभी के क्राइटेरियाज और सभी के अंदर जो एक लेवल होता है एक्यूजिशन का, वो अलग अलग है। तो इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के रिगार्डिंग, जिसको आप इन शॉर्ट टीआईपी के नाम से भी जानते हैं, और इसका जिक्र सेक्शन 54A के तहत किया गया है। कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट ऑफेंस तो कमिट किया गया, उसने उस ऑफेंडर को या उस असाइलेंट को देखा भी है, लेकिन वो श्योर नहीं है। तो इस आधार पर जो उस एरिया की जो लोकल इंटेलिजेंस या पुलिस होती है, वो क्या करती है, वो सेम कद काठी के मिलते जुलते शख्स को, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, उनको कॉल किया जाता है और उनमें से कहा जाता है कि अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने आपके अगेंस्ट एक ऑफेंस को कमिट किया था। ठीक है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जिक्र सेक्शन 54A में किया गया है, जिसको इंसल्ट किया गया था एक्ट नंबर 25 ऑफ सन 2005 के अंतर्गत। इसके अलावा जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, बेसिकली ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है और ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं समन्स की। समन्स बेसिकली देखिए, जब समन का जिक्र कर रहे हैं तो आप समन, वारंट और जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है, इन तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करिए। अगर हम इन तीनों का एक बेसिक ऑब्जेक्ट देखें तो वो ये बताता है कि जब कोर्ट को एक व्यक्ति की तलाश होती है तो उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले कोर्ट समन इशू करती है। मान लीजिए समन प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, डिस्पाइट ऑफ दैट वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपीयर्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर कोर्ट वारंट इशू करती है, और जब वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो फिर कोर्ट को लगता है कि इट्स टाइम टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। तो सबसे पहले उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोर्ट तक बुलाने का जो एक आसान सा माध्यम या तरीका होता है, दैट माध्यम इज कॉल्ड समन्स। अब सवाल यहां पर आता है कि हम समन क्यों कहते नहीं हैं, हम समन्स क्यों कहते हैं, हालांकि यहां पर एस वर्ड क्यों यूज किया गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि देखिए, जब कभी भी
कोर्ट ऐसे ऑर्डर को पास करती है तो उसके साथ एक डुप्लीकेट कॉपी को भी अटैच किया जाता है, जिसका जिक्र आप ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे। तो जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, कार्बन कॉपी होती है, वो अक्यूज्ड को दे दी जाती है और ओरिजिनल कॉपी के ऊपर उसके सिग्नेचर लेके वो कोर्ट में वापस सबमिट करा दी जाती है। तो समन जब कभी भी इशू किया जाता है ये 2 कॉपीज के रूप में इशू किया जाता है और इसीलिए इसको समन नहीं बल्कि समन्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा समन्स किस किस तरीके से सर्व होता है तो देखिए, पुलिस ऑफिसर भी कर सकती है समन्स को सर्व, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को भी ऑथराइज किया जा सकता है जो इन कामों को एग्जीक्यूट करता है। हालांकि अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब आमतौर पर जितने भी समन्स होते हैं उनको वाया पोस्ट भेजने का ही प्रोविज़न है, लेकिन ये समन्स को सर्व करने के तरीके हैं जिसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम वारंट की बात करें तो वारंट का मतलब क्या होता है कि देखिए, समन्स कोर्ट ने इशू किया, डिस्पाइट ऑफ दैट वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं कर पा रहा है या वो अपने आप को कंसील कर पा रहा है। अब कोर्ट ने क्या किया कि वारंट इशू कर दिया। अब वारंट का मतलब क्या है कि पुलिस ऑफिसर जाएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, उसके बाद जब कंसर्न मजिस्ट्रेट दे विल हैव टू डिसाइड कि वेदर दैट पर्सन शुड बी सेंट टू द जेल और शुड बी रिलीज्ड ऑन दी बेल। हालांकि कोर्ट कुछ मामलों में काफ़ी लीनियंट होती है, तो जब भी वहाँ पर वारंट को इशू किया जाता है तो सामान्य रूप से वो एक बेलेबल वारंट को इशू कर देते हैं, अर्थात जमानतीय वारंट। तो कुल मिला के जमानती वारंट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको अगर फुलफिल वो कर देता है और ये विश्वास दिलाता है कि मैं इस दिन कोर्ट में अपीयर होऊंगा, तो वहाँ से भी उसको जमानत मिल सकती है। इसके अलावा 82 से लेकर 86 का जो प्रोविज़न है बेसिकली ये बात करता है प्रोक्लामेशन एंड द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, यानी कि अब एक व्यक्ति को अगर वो बुलाने पर भी नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप बेसिक प्रोसीजर प्रोफॉर्मा को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप उस व्यक्ति को पीओ यानी कि प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। तो वी कैन से कि दीज ऑल द थिंग्स दे आर द मीन्स टू कॉल द पर्सन इन द एप्रोप्रिएट वे और मैनर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रोक्लामेशन के दौरान अपीयरेंस की बात करें तो देखिए, जब भी कोई प्रोक्लामेशन इशू किया जाता है तो सामान्य रूप से उस व्यक्ति को 30 दिन का वक्त दिया जाता है। जिस डेट को प्रोक्लामेशन नोटिफाई हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर हम उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति कोर्ट के सामने अपीयर्ड होगा और एक वैलिड रीज़न बताते हुए सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है ट्रांजिट रिमांड की, जहां पर एक अपराधी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। तो जिन 16 सवालों का जिक्र आज की सीरीज में आपके सामने मैंने किया है, ये वो 16 सवाल हैं जो आने वाले किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो आपका उत्तराखंड एपीओ हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, या चाहे आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स हो। हालांकि जो चैप्टर नंबर 5 है, कई बार इसका जिक्र मेंस में भी किया गया है क्योंकि ये इसके अंदर से कई बार बड़े सवाल पूछ ले जाते हैं और जो समन्स, वारंट और जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल तो अदा करता ही करता है। तो ये तो रही बेसिक जानकारी सीआरपीसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिसके पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं और जिसको मैंने एक्सप्लेन भी अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैं समझा पाऊँ। इसके अलावा देखिए, कुछ मैसेजेस मैं देख रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों की रिक्वेस्ट या डिमांड होती है कि सर हिंदी में भी डिस्कस किया करिए। तो देखिए सर, कंटेंट सिर्फ जो होता है वो आपका इंग्लिश में जाता है, अदरवाइज जो सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन वाला प्रोविज़न है या चीज़ों को डिस्कशन करने का तरीका है वो मैं हिंदी में ही करता हूँ, ताकि दोनों ही माध्यम के कैंडिडेट्स को सारी चीज़ों सामान्य रूप से एक सुविधा के रूप में देखने को मिल सके। हालांकि जो हिंदी माध्यम के लिए है उनके लिए मैं चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। बहुत जल्द सीआरपीसी एविडेंस और आईपीसी और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की हिंदी में भी, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि जो पीडीएफ आपके सामने इस वक्त इंग्लिश वर्जन में चल रहा है वो हिंदी में भी चले, तो वो भी आएगा। बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो चैप्टर नंबर 5 है इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से और ईमानदारी से पढ़िएगा।
खास तौर पे यहाँ पर डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं कंटेंट बेस्ड। तो कंटेंट आपको पता होना चाहिए, वो कंटेंट किस सेक्शन के तहत फॉल होते हैं वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जो उत्तराखंड एपीओ, हरियाणा और राजस्थान के लिए है, जिसका आधार बेसिकली ये है कि जो करंट सिनेरियो है क्वेश्चंस को पूछने का, और उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों का भी जिक्र किया गया है, चाहे वो केस लॉ के रूप में हो, चाहे प्रोविजन के रूप में हो, चाहे इलस्ट्रेशन के रूप में हो। तो अगर आप चाहें तो आप उस टेस्ट सीरीज में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, और मैं कहूँगा कि इसका फ़ायदा आपको अपने जीवन के किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जब कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसके आंसर को रटने के बजाय ये देखने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, और उसके साथ दो तीन चीज़ों को लगे हाथों और भी समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि उस सेक्शन से अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया तो उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि इन्फोर्समेंट डेट पूछ लिया, कई बार एसेंट डेट पूछ लिया, कई बार प्रियम्बल पूछ लिया, कई बार उन्होंने ये पूछ लिया कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, कई बार उन्होंने ये पूछ लिया कि इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन इससे आपकी जो तैयारी है काफ़ी हद तक सॉलिड हो जाएगी और आपको बार बार चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी तरफ से बस एक छोटी सी ओपिनियन थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। अदरवाइज़ आप सभी के ओपिनियन का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के लाइक्स का। जो भी आप कमेंट करते हैं मैं उन सारी चीज़ों को देखता हूं और कोशिश भी करता हूं कि एज़ मच एज़ आई कैन उनका मैं जवाब दे सकूं। हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत जल्द उसके लिए एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड योर अफेक्शन एंड योर पेशेंस। इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जितना ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा आप बेरट की बार बार रीडिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, कल एक और सीरीज़ लेके आपके सामने हाजिर होने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर आई विल ट्राई टू डिस्कस द रेलेवेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।